कर रस और उसके कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बताने के लिए आया हूँ। तो आप लोगों को ना लघु सूत्रशेखर रस नाम तो सुना ही होगा, लेकिन उसका क्लिनिकली किस तरह से उपयोग किया जाए ताकि हमारे पेशेंट ठीक हो, तो उसके लिए पहले ना आप लोग को घटक द्रव्य जानना बहुत जरूरी होता है कि लघु सूत्रशेखर रस को लघु सूत्रशेखर रस क्यों बोलते हैं, और दूसरा कि इसके घटक द्रव्य क्या हैं और ये कार्य कैसे करता है। अगर जब तक आप लोग घटक द्रव्य नहीं जानेंगे, उनका कार्य नहीं जानेंगे, उनका प्रभाव नहीं जानेंगे, तो आप लोग चिकित्सा में सफल नहीं हो पाएंगे। हर मेडिसिन का घटक द्रव्य जानना और उसकी मात्रा जानना हर वैद्य के लिए जरूरी है, और यह बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि ब्लाइंडली ना कोई भी मेडिसिन किसी को भी दे देते हैं, तो उसके दुष्परिणाम आ जाते हैं। दुष्परिणाम आते हैं तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वह अपमान करते हैं कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट हो रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर मेडिसिन पे ज्यादा अभ्यास करें, अच्छा मेडिसिन दें अपने रोगी को। कोई भी रोगी आता है वो डॉक्टर को भगवान मानता है, तो हमें, हम लोग भगवान है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हमें अपना कर्तव्य पूरी तरह से निष्ठा से करना है। कोई भी मेडिसिन को ऐसे ही मत दीजिए। अब इसमें लघु सूत्रशेखर रस है। हम लोग अगर देखते हैं ना सूत्रशेखर रस के जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, उसमें एक सूत्रशेखर रस आता है जो सादा सूत्रशेखर रस होता है, सिंपल होता है। एक होता है स्वर्ण सूत्रशेखर, एक होता है लघु सूत्रशेखर। तो लघु सूत्रशेखर जो है ना, ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा शुद्ध शेखर रस थोड़ा और महंगा आता है। तो हमें अफोर्डेबिलिटी भी देखना है और पेशेंट को सिंपल मेडिसिन देके भी हमें ठीक करना है। अगर 50 पैसे में एक गोली आ रही है और पेशेंट का जो तकलीफ है वह ठीक हो रहा है तो ठीक है ना, हमारे पेशेंट को महंगी दवाई हम लोग क्यों देंगे। हमें क्योंकि गरीब लोगों तक भी जाना है, अमीर लोगों तक भी जाना है, सब जगह जाना है। इसलिए लघु शुद्ध शेखर रस जो है यह सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग के प्राणियों के लिए अच्छा है। और दूसरा यह भी बात है कि अमीर लोग को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह था कि ये सस्ती भी आती है तो गरीब लोगों तक भी आयुर्वेद जा सकता है। नहीं तो ऐसा मन में समाज में ऐसे भ्रांति है कि आयुर्वेद तो केवल आढ़ रोगी भिषक वैश्यो राजा लोगों के लिए है, तो ऐसा है नहीं। यह गोली फॉर्म में आता है। अब इसमें कंटेंट्स क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो एक नव संहिता करके एक किताब है, उसमें इसके कंटेंट्स बताए हैं। दूसरे अपने जो आर्ष ग्रंथ है चरक सुश्रुत वाग्भट, उसमें इसके बारे में नहीं बताया। रस ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। जो एक नया संहिता लिखी गई है आज के काल में, आधुनिक काल में रिसर्च करके, और ये भी रिसर्च करने वाले लोग साधारण लोग नहीं है, उनका भी बहुत ज्यादा हाईली एक्सपीरियंस, और जो वृद्ध वैद्य थे, जो लोग मतलब ऐसे परंपरागत वैद्य की परंपरा आ रही है, गुरु से शिष्य, शिष्य से शिष्य, शिष्य से शिष्य, ऐसे 500-600 साल पुरानी जो परंपरा है, उन्होंने एक संहिता लिखी है। तो उसको नव संहिता बोलते हैं। तो उसमें ऐसे संस्कृत में लिखा हुआ है, ये संस्कृत में ही है, ऐसा नहीं है कि लोकल मराठी लैंग्वेज में लिख दिया या फिर कोल्हापुर की लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है। संस्कृत में ही लिखा है। नव संहिता नाम का ग्रंथ है, उसमें ऐसा बताया है कि शुद्ध स्वर्ण गैरिकम शुद्ध द्वौ भागो विश्व भेषजम भागैकम मलयित्वा तत्सुखल्वे भावेत सुधीः नागवल्ल्या रसे नैव जायते शेखरो लघुः गंज्वाद्वयमितम दद्यात् पित्त दोष प्रशांतये। कितना बढ़िया बात है। स्वर्ण गैरिक। अब ये हम लोग हम इंटरेक्टिव सेशन में देखते हैं कि बहुत सारे वैद्य लोग जो हैं वो स्वर्ण गैरिक की तारीफ करते हैं कि हमने 2-2 किलो स्वर्ण गैरिक मंगवा दिया, वो जो मेडिकल ऑफिसर हैं, और उन्होंने चिकित्सा में दिया। तो स्वर्ण गैरिक जो रहती है वह ले लेना है 2 भाग। और जो शुंठी रहता है, अदरक का जो भावित जो रहता है, शुंठी बनाने की अलग अलग मेथड रहती है। कुछ लोग शुंठी बनाते हैं तो अदरक को सुखा देते हैं और उसका पाउडर ही शुंठी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चूना का पानी का भावना देते हैं और फिर वो शुंठी बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अदरक के स्वरस की, अदरक को सुखा के उसमें भावना देते हैं तो शुंठी बनाते हैं। शुंठी बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं। तो हमें तो शुंठी लेना है जो मधुर विपाकी रहता है, खाने में कटु रहेगा और तीक्ष्ण रहता है और पेट में जाके मीठा हो जाता है। आप कोई भी तरह का शुंठी ले लीजिए। अलग अलग वैद्य परंपरा में अलग अलग तरह से शुंठी बनाने की परंपरा है। और जो पंसारी की दुकान वाले रहते हैं, काष्ठ औषधि वाले, वो भी अलग अलग तरह की शुंठी का मतलब ऐसे विक्रय करते हैं। तो हमें यह देखना है कि हमें शुंठी अच्छा क्वालिटी का मिले। तो शुद्ध गैरिक जो है, वो भी गैरिक ऐसा नहीं है, स्वर्ण गैरिक लेना है, वह 2 भाग ले लेना है, शुंठी 1 भाग ले लेना है, और उन सबको ना मिक्स कर देना है, पूरा पाउडर को मिक्स करके। और जो पान का पत्ता होता है जिसको हम लोग संस्कृत में तांबुल बोलते हैं,
पान भारत में बहुत ज्यादा खाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा अमिताभ बच्चन को गाते हुए कि मतलब जो बनारस का पान पे उन्होंने बहुत अच्छा डॉन मूवी में गाना गाया है। तो वही पान का पत्ता आयुर्वेद में बहुत अच्छा मेडिसिन देता है। तो पान के पत्ते का स्वरस निकालना है और उसकी भावना देनी है, और ये 3 दिन तक भावना देनी है। खल करते जाना है, भावना देते जाना है। एक बार सूख जाए फिर पान के स्वरस को निकाल के फिर भावना देनी है, फिर ऐसे करके ऐसे भावना देते जाना है। फिर ये जब भावना दे दिया गया तो यह 1 से 4 गुंजा की गोलियां बना के हम लोग रख सकते हैं। कुछ लोग 1 गुंजा की बनाते हैं, मतलब 125 mgm की बनाते हैं। कुछ लोग 4 गुंजा मतलब 500 mgm तक की गोलियां बना लेते हैं। तो यह आपके उस पे है कि आप लोग कैसी बड़ी गोली यूज करना चाहते हैं कि छोटी गोली यूज करना चाहते हैं, उस पर आपका डिपेंड करता है। तो स्वर्ण गैरिक जो रहता है ना, वह अम्ल पित्त की सबसे बेस्ट दवाई है। अगर हम लोग ये देखते हैं कि गैरिक भस्म जो है ना, वो अम्ल पित्त की अच्छी दवाई है। रक्त दुष्टि में बहुत अच्छा काम करती है, त्वचा रोगों में अच्छा काम करती है। तो इसलिए स्वर्ण गैरिक को आचार्यों ने लिया है। और दूसरा शुंठी डाला है। शुंठी डालने का यह उद्देश्य है कि यह आम का पचन करता है, पेट में जाके मीठा बन जाता है। मीठा बनने की वजह से पित्त का प्रकोप नहीं करता, उल्टा पित्त का शमन करता है। आम का पचन कर दीपन पाचन करता है, अग्नि को बढ़ाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति है जिसमें, क्योंकि स्त्रोतोरोध होता है इसीलिए हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। खाया हुआ पचता नहीं है, और पित्त जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में बहुत ज्यादा सीक्रेट होने लगता है। द्रव गुण से बढ़ा हुआ पित्त बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, और वो पित्त बढ़ा हुआ रहता है तो यहाँ पर ऊपर आने लगता है, उर में, कंठ में, छाती में, सब जगह आने लगता है। और हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। थोड़ा पानी भी पी लिया, थोड़ा कुछ खा भी लिया तो ऐसे जलन होने लगती है बहुत ज्यादा। हार्ट में बर्न होने लगता है, चेस्ट में, एपिगेस्ट्रिक रीजन में भी पेन होने लगता है, क्योंकि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। तो वहां पर आम जरूर रहता है, अग्नि मंद रहता है। और पित्त की कभी कभी उष्णता तीक्ष्णता भी बढ़ती है, बहुत ज्यादा एसिडिक एसिडिक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उष्णता तीक्ष्णता को भी कम करना है तो इसमें हमें शुंठी का ही बहुत ज्यादा यूज रहेगा, क्योंकि यह आम का पचन कर देता है, स्त्रोतस को खोल देता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। और पूरा जो पानी पानी है, द्रव गुण से जो पित्त बढ़ा हुआ है उसको ये पचा देता है। ये पच जाएगा। और इसमें तांबुल डाला है तो तांबुल तो इतना अच्छा उत्कृष्ट दीपन पाचन है, इसलिए तो दिनचर्या में आचार्यों ने बताया कि तांबुलम भक्षणम, तांबुल भक्षण जो है वो ना रोज सेवन करने के लिए बोला है, क्योंकि वो टेस्ट बर्ड्स को जागृत कर देता है, टेस्ट बर्ड्स को जागृत करता है और अरुचि को दूर कर देता है। इसी तरह जब आमाशय में जाता है तो वो जो क्लेदक कफ का स्थान है वहां पर भी उसका कार्य रहता है, तो वहां उत्तेजना देता है, क्लेदक कफ को भी शमन कर देता है। दूसरा, अगर कफ का आवरण है और पित्त अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पा रहा है तो ये कफ का आवरण को निकाल देता है, तो अपने आप स्त्रोतोरोध दूर हो जाता है, आम का पचन कर देता है। अम्ल पित्त की अवस्था में ऐसा देखा जाता है कि अम्ल पित्त के पेशेंट को क्लेदक कफ ने आवृत कर दिया है। किसको किया है? तो पाचक पित्त के ग्रंथियों को आवृत किया है। पित्त निकल नहीं पा रहा है, पित्त को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है निकलने में, और फिर द्रव गुण से बहुत आ जाता है। तो इसलिए ना स्त्रोतोरोध को भी दूर करना है, क्लेदक कफ को भी ठीक बैलेंस करना है, आम का भी पचन करना है। और यह जब संप्राप्ति को भंग किया जाता है तो अपने आप अम्लपित्त ठीक हो जाता है। इसलिए ना इतना अच्छा मेडिसिन डाला है इसमें। 3 ही दवाई है, स्वर्ण गैरिक 2 भाग, 1 भाग शुंठी, और ये तांबुल का जो पत्र का स्वरस है उसकी भावना दिया है। 3 दिन तक भावना दे दे के उसको छाया शुष्क करके फिर उसकी गोलियां बना दी है। कितना सिंपल है, आप लोग भी बना सकते हैं। स्वर्ण गैरिक तो आप लोग लेके आ सकते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में 30 रुपए किलो मिलता है, तो बहुत सस्ता मिलता है। स्वर्ण गैरिक लेके आइए, और वो भी शुद्ध किया हुआ लेके आइए, शुद्ध मिल जाता है। शुंठी डालिए, 2 भाग स्वर्ण गैरिक, जैसे 1 किलो आपने स्वर्ण गैरिक लाया, आधा किलो आपने शुंठी डाला, मिक्स कर दीजिए और पान के पत्ते का स्वरस बना दीजिए मिक्सी में, जैसे चटनी बनाते हैं उस तरह से स्वरस निकाल के, और फिर उसको भावना देते रहिए। 3 दिन की मेहनत है, 3 दिन करके फिर वो गोलियां बना लीजिए आप। आपके पास टैबलेटिंग मशीन है तो टैबलेट बना लीजिए, हाथ से बना लीजिए, और फिर ये पेशेंट को दीजिए। आप अगर पाउडर फॉर्म में भी देंगे तो भी दे सकते हैं। तो ये इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और पेशेंट के लिए भी अफोर्डेबल होता है। आप लोग को भी खुशी होगी कि हम जो दवाई दे रहे हैं वो हमारे पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लघु सूत्रशेखर के बारे में। जो बड़े बड़े अपने आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, भेषज रत्नावली में ढूंढा, वहां नहीं मिला। चरक, सुश्रुत, वाग्भट कहीं भी नहीं मिला। शारंगधर संहिता, भाव प्रकाश मिश्रा के ग्रंथों में, और या रस रत्न समुच्चय में कहीं भी नहीं मिला। जो नए जो नए पीढ़ी के जो लोग वैद्य आए, नए पीढ़ी के मतलब कि 500 साल पुराने जो वैद्य आए, उन लोगों ने ये सब बना के और अपना अनुभव से इसको बनाया। और फिर इसीलिए ना उन्होंने संस्कृत में लिखा।
आयुर्वेद का और संस्कृत का संबंध जो है समवाय या समवाय कारण की तरह है, मतलब वो रहता ही है संस्कृत का। तो यह लघु सूत शेखर रस जो है ना, इसके बारे में अब मैं विस्तार से बताता हूँ। तो लघु सूत शेखर रस जो है वो पित्त दोष की अम्लता को ठीक करता है। पित्त दोष एसिडिक बहुत ज्यादा हो गया, अम्ल रसात्मक हो गया बहुत ज्यादा। यह कब होता है कि विदग्धा जीर्ण जब हो रहा है, मतलब द्वितीय अवस्था पाक हो रहा है, अम्ल अवस्था पाक अगर विकृत हो गया है तो बहुत ज्यादा एसिड का सिक्रीशन होता है और खट्टापना बहुत ज्यादा आता है। इतना ज्यादा खट्टा आता है कि कभी कभी पेशेंट उल्टी करता है ना, जब लघु सूचक रस नहीं दिया और पेशेंट उल्टी करता है तो फर्शी में जो कचरा जमा है वह भी साफ हो जाता है। अब मैंने ऐसे देखा है वमन कराते टाइम पित्त इतना ज्यादा उष्ण और अम्ल रहता है ना कि अगर जो क्वाइन रहता था 1 रुपए का जो सिक्का रहता था, अभी तो सिक्का अच्छा हो गया है, पहले का थोड़ा 10 साल पहले का जो सिक्का था उस पर अगर वो पित्त पड़ गया तो काला पड़ जाता था पूरा। मतलब इतना ज्यादा एसिड हमारे शरीर में रहता है और वही हार्ट बर्न कर रहा होता है इतना ज्यादा। और वो भी अच्छा पित्त नहीं होता है, वह द्रव गुण से बड़ा होता है, अम्ल अम्ल रसात्मक एसिडिक बहुत ज्यादा होता है। तो टीवी में आप लोग देखेंगे कि हाइपर एसिडिटी हो रही है, कोई गया है कोई किसी के घर में, एसिडिटी हो रही है तो इनो ले लो। इनो लेने से वो क्षारीय होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन ये बार बार करेंगे ना तो बॉडी को तकलीफ होती है। यह सप्रेस नहीं करना चाहिए, हमें उसको पचन करके पूरी तरह से ठीक करना है, जड़ से ठीक करना है। ये नहीं कि टेम्पररी इनो ले लिया, एंटासिड ले लिया, जेलुसिल ले लिया, प्रोटोन पर इनिबिटर जैसे पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, ये सब दवाई ले लिया, उसको सप्रेस किया। सप्रेस करेंगे तो वो पित्त जो है ना वो अल्सर कर देता है, गैस्ट्राइटिस कर देता है, और भी कॉम्प्लिकेशंस करते हैं वो। इसलिए पित्त का शमन कर दीजिए या शोधन कर दीजिए। अगर ज्यादा दोष बढ़ा है तो शोधन कर दीजिए विरेचन करा के, अगर थोड़ा दोष बढ़ा है तो शमन करा दीजिए। और शमन में केवल ऐसा नहीं कि सप्रेस कर देना है, दबाएंगे जितना उतना और ज्वालामुखी की तरफ वो और आता है। सप्रेस करने का मतलब है कि उनका पाचन कर दीजिए, और जो भी जो स्त्रोतस अवरुद्ध हुए हैं, अग्नि मान्यता है, उसको पूरी तरह से ठीक करना है। आयुर्वेद जो इलाज करता है, जो भी आयुर्वेद का चिकित्सक है, वह अंशांश कल्पना देख के परमानेंट ठीक करते हैं। एक बार पेशेंट ठीक हुआ तो वो पेशेंट नहीं रहना चाहिए, स्वस्थ इंसान होना चाहिए। इसलिए जो लघु सूचेखर रस जो है यह पित्त की अम्लता को ठीक करता है, बैलेंस कर देता है। क्योंकि इसमें गैरिक है, गैरिक खुद ही अम्लता को पूरी तरह मतलब ये न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा तीक्ष्णत्व को कम कर देता है। तो यह, और इससे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हाइपर एसिडिटी की वजह से, जो जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं बॉडी में, जैसे रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति होने वाली है, विसर्प होने वाला है, कुष्ठ रोग होने वाला है, और पित्तज ग्रहणी होने वाला है, फिर परिणाम शूल होने वाला है, फिर पित्तज अर्श होने वाला है, रक्तार्श होने वाला है। ऐसे बहुत सारे जो संप्राप्तियां आगे आगे होने वाली हैं वह सबको ये पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसलिए इसका प्रयोग किया है। और पित्त जन्य कभी कभी ना दीर्घ शूल रहते हैं, पेट में दर्द रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, और यही कंडीशन और ज्यादा बढ़ गई जिसमें पित्त को दबाया गया है तो सीरम अमाइलेज ज्यादा सिक्रेट होने लगता है, और वही पैंक्रेटाइटिस भी हो जाता है। मतलब पित्तज ग्रहणी की दृष्टि की वजह से वो पैंक्रेटाइटिस जैसे कंडीशन आ जाती है। तो उसमें आप लोगों को पता है पैंक्रेटाइटिस में कितना डेंजरस पेन होता है। तो पैंक्रेटाइटिस जैसी कंडीशन में भी अगर सिंपल दवाई, आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप षडगुण मारित पारद भस्म, ताम्र भस्म ऐसे ही मेडिसिन यूज करें, जरूरी नहीं है। जो वैद्य लोग यूज करते हैं उनका बात सही है, उनको यहाँ से प्रणाम। लेकिन यहाँ पर जो सस्ती दवाई है लघु सुशेखर, उसका भी यूज करके पैंक्रेटाइटिस में बहुत ज्यादा फायदा देखा जाता है। और यह अनुभव से मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं है कि कथा सुना रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, इससे फायदा होता है। तो पैंक्रेटाइटिस जैसे कंडीशन हो या तीक्ष्णत्व अम्लत्व बढ़ा हुआ है शरीर में, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसी तरह से अगर ना ये पित्त बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा शरीर में, तो पेट में बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, फिर घबराहट बहुत ज्यादा होने लगती है, और फिर उसके बाद में छाती में भी ऐसा लगता है कि जैसे जल रहा है। फिर कभी कभी उल्टी आने लगती है या जी मिचलाने लगता है, और इतना ज्यादा उल्टी आती है कि सर दर्द होता है। अगर उल्टी आई तब भी सर दर्द होगा, नहीं आई तब भी सर दर्द होगा। आप लोग एक काम करिए, अगर आप लोग को अम्ल पित्त देखना है तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग ना सुबह से कुछ मत खाइए, और फिर ना पूरा, मतलब अगर अम्ल पित्त देखना है कि क्या होता है तो 10 से 2, सुबह से कुछ मत खाइए, और 10 से 2 के बीच में जो पित्त का टाइम है उस टाइम पे कुछ भी मत खाइए, और शाम तक इंतजार करिए। आपका ना सर पकड़ लेगा और इतना सर दर्द होने लगा, क्योंकि पित्त का सिक्रीशन जो हो रहा है, सुबह कुछ नहीं खाया ना तो पित्त का सिक्रीशन, और धूप में भी थोड़ा घूम के आइए या क्रोध करिए, पित्त इतना बढ़ जाता है कि सर में चढ़ जाता है, सर दर्द होने लगता है। और हाइपोग्लाइसेमिक जैसी कंडीशन आ जाती है कि
पित्त जो सिक्रिट हो रहा है वह ना धातुओं को भी क्षय करने लगता है, इसलिए चक्कर आने लगता है, सर दर्द होने लगता है। तो यह जो कंडीशन है यही ज्यादा बढ़ जाती है, तो माइग्रेन जैसी कंडीशन हो जाती है। पेशेंट ना टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं कि परिवार की सेवा में बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, तो सबको खिला के फिर खाना है, सुबह जल्दी उठना है, शाम तक मेहनत करना है, अपने पे ध्यान नहीं देना है, भूख लगी है लेकिन खाना नहीं खाना है, बच्चे का पॉटी धो, बच्चे को खाना खिलाओ, बच्चे को नहलाओ, नहला धुला के पाउडर लगाओ, काजल लगाओ, फिर पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, इसमें ही पूरा दिन चला जाता है, अपने को टाइम नहीं दे पाते, तो उनको ना माइग्रेन का तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाता है। उनका कार्य बहुत महान है, वो ठीक है, लेकिन अपना अपना रक्षा न करना, अपने पे ध्यान न देना, ये तो एक तरह से गुनाह है ना, अपना शरीर को भी ध्यान देना चाहिए। तो उनको जो माइग्रेन की तकलीफ हो रही है, उसी तरह से और भी कोई काम करने की वजह से अगर अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और 10 से 2 का दोपहर का जो टाइम है वो स्किप कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, सुबह भी नहीं खा रहे हैं, शाम को भी नहीं, तो उनको पित्त शिरशूल हो जाता है। तो ये कंडीशन और बढ़ते बढ़ते अर्धाव भेदक हो जाता है, आधा सिर दुखने लगता है, या फिर और बढ़ता है तो सूर्यावर्त जैसी बीमारी होती है, जिसमें सूर्य जब उदय होता है तो सर दर्द शुरू होता है, जब एकदम दोपहर जब होता है तब और ज्यादा दुखता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तब वह कम हो जाता है। तो ये सूर्यावर्त नाम की बीमारी हो गई। अर्धावभेदक में आधा सर दुखता है। एक होता है अनंतवात, जिसमें पूरा सर दुखने लगता है, इतना ज्यादा दुखने लगता है, इसमें भी शिरशूल रहता है, कभी कभी ऑसिपिटल एरिया में दुखने लगता है, कभी कभी टेम्पोरल एरिया में लगता है, कभी फ्रंटल एरिया में दुखता है, मतलब अलग अलग एरिया में जो दुखने लगता है, तो वो हमें समझना चाहिए कि क्या क्या संप्राप्ति हुई है। दूसरा क्या होता है कि एक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी रहता है, जिसमें ट्राइजेमिनल नर्व बहुत ज्यादा दुखने लगता है। उसमें भी देखा जाता है कि ना खाने पीने का ही मिथ्याहार विहार किया जा रहा है, पेट साफ ना होना, उसमें एलोपैथी के डॉक्टर क्या करेंगे, ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूराइटिस है ना तो नर्व कट कर देंगे, तो कभी कभी सक्सेसफुल होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता, आयुर्वेद मानता है कि हेतु देखना चाहिए हमें, कि सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, रात को कितने बजे सो रहे हैं, भूख लगने पे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कि टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं, अग्निमान्यता कितना है, चाय कितना पी रहे हैं, तंबाकू गुटखा पान, पान पराग चाय कॉफी ये कितना पी रहे हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन कितना है, यह सब देख के हम लोग चिकित्सा करते हैं। वह सब छोड़िए, हम संप्राप्ति वगैरह पे संडे को तो लेक्चर करने वाले हैं, निदान और संप्राप्ति इन सब पे। आज का विषय जो है लघु सूचेकर रस। तो जब शिरशूल की कंडीशन आ जाती है, तो अगर सूचेकर रस दे दिया जाए, लघु सूचेकर रस, एक एक गोली सुबह शाम, मतलब एक एक गुंजा की मात्रा में दे दिया जाए, पेशेंट टू पेशेंट डोज निर्धारित करना पड़ता है कि वह पेशेंट को कितना पैलेटेबल है वो मेडिसिन। अगर वो पैलेटेबिलिटी में क्या आ जाता है कि दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वह आहार शक्ति साथ में, ये सब देख के उसको क्या खाना है, क्या लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से डोजेस हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो यह ना लघु तुष्यकर से शिरशूल का कंडीशन जो पित्त की वजह से हुआ है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से अर्धाव भेदक जो है, सूर्यावर्त जो है, जिसको अर्धशिशि बोलते हैं, वह जैसे जैसे धूप आने लगती है बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, और गर्मियों के दिन में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, या शरद ऋतु में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो उसमें भी लघु शेखर रस का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा ठीक हो जाता है। जिसमें बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, कभी कभी इतना सर दर्द होता है कि कॉम्बिफ्लेम पेन किलर खाना पड़ता है, और पेन किलर अगर ज्यादा खा रहे हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो क्या होता है उससे भी और साइड इफेक्ट होता है, फिर लिवर टॉक्सिसिटी होती है, किडनी में जाके वो किडनी को फेल करता है वो। आप लोग किडनी फेलियर के पेशेंट देखेंगे तो उनका हिस्ट्री देखेंगे तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बहुत दिनों से खाया जा रहा है, और कोई भी पेन किलर खाया जाता है, जैसे जॉइंट पेन है, कमर दर्द है, स्पॉन्डिलाइसिस है, अर्थराइटिस है, तो उसमें पेन किलर दिया जाता है, तो उसको सबसाइड करने के लिए प्रोटॉन पंप इनिबिटर दवाइयां भी दी जाती है, जैसे पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, रेनिटिडिन, एंटासिड, बहुत सारी दवाएं दी जाती हैं, वो पित्त को सप्रेस किया जाता है। एलोपैथी की दवाइयां पेन किलर है ना, एक चीज ठीक करती है तो दूसरी बीमारी बढ़ा भी देती है, तो उसको फिर उसकी चिकित्सा करो, फिर वह ठीक किया है तो तीसरी चिकित्सा करो, फिर चौथी चिकित्सा करो। अब वो चिकित्सक जो है वह किस तरह से चिकित्सा करते हैं ये उनका विषय है। आयुर्वेद इसमें बहुत आगे है और बहुत अच्छा है, सेफ है, कि हम लोग पित्त होने ही नहीं देंगे, हम पित्त का सिक्रीशन ही ठीक कर देंगे, अग्नि को बढ़ा देंगे, पित्त का उष्णता, अम्लता, तीक्ष्णता, द्रवता सबको बैलेंस कर देंगे, पित्त जो नॉर्मल सिक्रीशन होता है वही ठीक कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि उनको एंटासिड खाना पड़े। और लघु सूचक रस भी ज्यादा दिन नहीं खाना है, थोड़े दिन खाना है, पेशेंट ठीक हो गया तो बंद कर दीजिए, पेशेंट का लाइफस्टाइल ठीक कर दिया, दिनचर्या अच्छा कर दिया, आचार रसायन अच्छा कर दिया, आहार अच्छा कर दिया, निद्रा अच्छा कर दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और चिंता शोक भय ये सब हटा दिया, पेशेंट अपने आप खुश हो जाएगा।
और उसको कोई बीमारी ही नहीं रहेगी। हम तो स्वस्थ रखने पे और दीर्घायुष्य रखने पे ज्यादा करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट हमारे पास बार बार ना आए वही वही बीमारी लेके। मतलब ये मैं मेरा पर्सनल ऐसा मेरा प्रैक्टिस है ऐसा कि मैं ज्यादा दिन तक पेशेंट को दवाई नहीं देता हूँ। मैं कुछ दिन दवाई देता हूँ, पेशेंट ठीक हो गए तो वो ठीक हो गया, और फिर उसके बाद में दवाई नहीं देना है। अब ये इस पे ये नहीं है कि मैं धन्वंतरी भगवान हूँ कि मैं सबको ठीक कर देता हूँ। पेशेंट भी कैसे रहते हैं, हमारी भावना अच्छी है, हमारा इंटेंशन अच्छा है, लेकिन पेशेंट परहेज पालते हैं क्या? हम बोलते हैं कि दही मत खाइए, आप दिन भर दही खा के सोइए मत, रात को दही मत खाइए, तो पेशेंट मानते हैं क्या? पेशेंट को तो वही खाना है जो मना किया जाता है, और वो सोचते हैं कि डॉक्टर को हमने पैसा दिया है, उसका फर्ज है हमें ठीक करना। ऐसा बात नहीं है। पेशेंट का खुद का धर्म है कि उसको ठीक होना है। जो पेशेंट ठीक नहीं होना चाहता उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें उतना ही उनको ट्रीट करना है जितना वो ठीक होना चाहते हैं। बाकी अगर नहीं होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, वो बात छोड़िए। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि लघु सूतशेखर रस अम्ल पित्त में अच्छा काम कर रहा है, माइग्रेन जैसी कंडीशन में अच्छा काम कर रहा है। माइग्रेन का सब टाइप्स मैंने आयुर्वेद के हिसाब से बताया कि ये रहता है कि अर्धावभेदक रहा, अनंतवात रहा, सूर्यावर्त नाम की बीमारी रहा, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से पित्तज उन्माद रहता है, ऐसे सिजोफ्रेनिया की कंडीशन रहती है, क्रोधात पित्तम। अगर क्रोध बहुत ज्यादा शरीर में रहा, कोई इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी है और उसका क्रोध निकल नहीं रहा, मुझे भी गुस्सा आता है लेकिन मैं 2 मिनट में गुस्सा होकर शांत हो जाता हूँ, अगर क्रोध ज्यादा दिन तक रहा तो फिर वो क्या करता है, शरीर को नुकसान करता है, पित्त को बढ़ा देता है, पित्त का प्रकोपित प्रकोप बढ़ा देता है, और फिर तप्त मन, संतप्त मन, शुद्ध मन, संशुद्ध मन, फिर उन्मत्त मन, इस तरह से कंडीशन आती है। मैंने क्योंकि रिसर्च किया है ना एमडी के टाइम पे, तो मैंने देखा कि जो पित्तज उन्माद के पेशेंट होते हैं, जो पागल खाने में मैंने जाके देखा, मेंटल असाइलम में, तो मैंने ऐसे देखा कि जब वो कोई इंसान पागल है, पित्तज उन्माद का है, जो वॉयलेंट बिहेवियर का है, एग्रेसिव बहुत ज्यादा है, तो उनमें मैंने हिस्ट्री देखा पूरा। तो हिस्ट्री में ऐसा पता चला कि जब वो चौथी क्लास में था तो उसको एक टीचर ने बहुत ज्यादा मारा था, तो उसको क्रोध आया था, वो अपना क्रोध को निकाल नहीं पाया, क्रोध अंदर ही अंदर रहा। फिर उसके बाद में उसके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया जिसमें उसको बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ा, फिर वह क्रोध और रहा। फिर ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स ऑफ जो ये इंसिडेंट्स हुए जिससे क्रोध अंदर ही अंदर रहा, और फिर वो पित्तज उन्माद की तरह वह कोई निमित्त पाके और फिर ज्वालामुखी की तरह बाहर निकला। तो पित्तज उन्माद में क्रोध बहुत ज्यादा रहता है, और क्रोध का और पित्त का बहुत ज्यादा संबंध रहता है। क्रोधात पित्तम, ऐसा विमान स्थान में चरकाचार्य जी ने बताया कि जो ज्यादा क्रोधी रहता है उसका पित्त ज्यादा प्रकोपित होता है, उसके बॉडी में जितना क्रोधी होगा उतना पित्त का सिक्रीशन ज्यादा होगा, क्योंकि क्रोध आने के लिए भी पित्त चाहिए बहुत ज्यादा, उष्णता चाहिए बहुत ज्यादा, शरीर में गर्मी चाहिए, तो इसलिए पित्त का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग क्रोधी होते हैं वह पित्तज उन्माद में, अब पित्तज उन्माद का भी कैसा होता है कि वो पूरी तरह से उन्माद की अवस्था में नहीं रहते हैं कि पागल हो गए कंट्रोल में नहीं आएंगे, वह लेकिन ज्यादा इरिटेटेड माइंडेड रहते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के रहते हैं। तो ये सब कंडीशन में भी अगर लघु सूर्यशेखर रस का प्रयोग कर दिया जाए तो वो पित्त का सिक्रीशन को बैलेंस कर देता है, और पित्तज उन्माद में काफी हद तक इसको ठीक करने में आसानी होती है। इसी तरह से पित्तज उन्माद हो गया या बहुत सारा पित्त बढ़ गया। आप मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था 6 स्टैंडर्ड में, तो मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन लोहगांव में था, पुणे में। तो एक हमारे सर थे, प्रिंसिपल सर पांडे सर थे। तो वह सर जो थे ना, उनको भाषण देना बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो सुबह जब हम असेंबली में जाते थे प्रेयर में, तो वह ना एक एक घंटा कभी कभी भाषण देते थे, और वो ज्ञान की बातें, वो सर अच्छे थे, ज्ञान की बातें देते थे। तो बच्चे जो थे वो कभी, अब सुबह सुबह जाना है, 7 बजे का स्कूल है, उस टाइम पे 7 बजे का स्कूल रहता था। तो जितने भी डिफेंस के बच्चे जाते थे तो बच्चे खा नहीं पाते हैं सुबह उठ उठ के, मतलब उतना भरपेट नहीं रहता है, कुछ लोग भूखे पेट चले जाते हैं, और मम्मी लोग क्या करती हैं कि टिफिन भर के और दे देती हैं। तो बच्चों का ऐसा प्लानिंग रहता है कि हम टिफिन में खा लेंगे, मतलब लंच टाइम में खा लेंगे जब भूख लगेगा, फिर उसके बाद में जब हम 3 बजे स्कूल से आएंगे तब खा लेंगे, और रात को खा लेंगे। तो ब्रेकफास्ट लोग करते ही नहीं थे। तो जब वो सर आते थे ना, पांडे सर, तो ज्ञान की बातें बताते थे, अच्छी बातें बताते थे कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए ये सब। लेकिन जब सूर्य बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, मतलब जैसे कभी कभी उनका लेक्चर जो चलता था ना, 7 बजे से एक एक घंटा बच्चे धूप में खड़े हैं, तो वो धूप की वजह से ना बच्चे पट 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 ऐसे गिर रहे थे। ऐसे मैंने बहुत बार देखा है ऐसे। तो जो लोग भूखे पेट आते हैं और उनको सूर्य बहुत ज्यादा चढ़ गया,
तो उनको गर्मी बढ़ने से पित्त का प्रकोप होकर चक्कर आके गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये उल्लेख इसलिए है कि पित्त जब शरीर में बढ़ जाता है तो बेशुद्धि हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। तो फिर वहां पर मैडम लोग की भी फौज रहती थी कि उनको मालूम था कि अब सर बोलना शुरू करेंगे तो शांत तो होंगे नहीं। कभी कभी फर्स्ट जो पीरियड रहता था वो भी निकल जाता था, जो फर्स्ट लेक्चर होता था ना वो भी, क्योंकि सर बोलते थे, वो प्रिंसिपल सर थे। और वो क्या बोलते थे वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ अभी जरूरत नहीं लेकिन मैं बताता हूँ। वो ये बताते थे, उस जमाने में टी शर्ट और जीन्स का जमाना नहीं था। उस समय उस जमाने में मैं ये बात बता रहा हूँ, 91 की बात बता रहा हूँ। उस जमाने में ऐसा था कि सभी लोग, जो गृहिणी स्त्रियां थी वो साड़ी पहन के आती थी, साड़ी पहन के। तो सर को यह ऑब्जेक्शन होता था कि जो बच्चों की माँ है वो सूट पहन के ना आए, पंजाबी सूट पहन के ना आए। इस पर लेक्चर, फिर पेरेंट्स को क्या रखना चाहिए इस पर बच्चों को ज्ञान देते थे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें बताते थे कि बच्चों को सॉक्स धो के आना चाहिए, नाखून काट के आना चाहिए, नहा धो के आना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे लेक्चर्स होते थे। जिसको इंटरेस्ट है उनको सुनाना चाहिए, जिसको नहीं है तो फिर इसीलिए ना बच्चे ना बहुत ज्यादा घबरा देते थे कि आज सर है, आज तो बहुत सारे लोग बेहोश होंगे। तो यहाँ पर पित्त ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो जो भी है बेशुद्ध हो जाते हैं। तो वैसी कंडीशन अगर बार बार ऐसा टाइम आ रहा है कि बच्चे बेशुद्ध हो रहे हैं तो उनको लघु सूक्ष्म का रस दे दिया तो फिर बहुत अच्छा फायदा होता है, या फिर खाना खिला के भेजिए। दूसरा है कि जो लोग को पित्त का प्रकोप होता है उनको बहुत ज्यादा ना इररिलेवेंट टॉकिंग होता है, उनको खुद समझ नहीं आता। एक मेरे पास पेशेंट आए थे, वह बहुत दिन तक ज्वर में थे, बहुत ज्यादा बुखार में थे। तो उनका ना बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, क्योंकि वो क्रोध में थे बहुत ज्यादा। तो बीपी हाई हो गया तो इररिलेवेंट टॉकिंग, क्या बोल रहे हैं उनको खुद भी नहीं समझ आ रहा, अनशंट बोलने लग रहे थे। तो ये पित्त के प्रकोप की वजह से होता है, प्रलाप, बड़बड़ करना। फिर इसी तरह से निद्रानाश, पित्त बॉडी में ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम रात भर जागे ही रहते हैं, हम सोच रहे ही होते हैं, हमको नींद ही नहीं आती है। तो निद्रा नाश होना यह भी पित्त प्रकोप से होता है। तो निद्रा को, अब माइंड को भी शांत करना जरूरी है। तो यह लघु सूर्यशेखर है, यह शामक प्रभाव डालता है, मतलब माइंड को शांत कर देता है। निद्रा नाश की कंडीशन को पूरी तरह से ठीक कर देता है, मन शांत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये इसका मन पे भी प्रभाव है, इसलिए लघु सूर्यशेखर रस देते हैं। फिर कभी कभी पित्त प्रकोपित हो जाते हैं तो ये आईब्रोज में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, भ्रम होने लगता है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ नहीं आता। फिर आंखों को और पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना आता है, आंखों के चारों ओर ना ऐसे सूजन होती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, पूरा बॉडी में ना बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, स्वेद प्रवृत्ति आती है। फिर पसीने में बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। जो लोग का शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, यह दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो पित्त प्रकृति वाले को हो सकता है, या पित्त प्रकुपित हुआ है उन लोगों को हो सकता है। तो पित्त जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, वो तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें हम चिकित्सा कर सकते हैं। या फिर विकृति के रूप में पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें लघु शूषक रस दे दिया तो बहुत काफी हद तक पसीने का बदबू वगैरह जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। स्वेदो रक्त यो स्वेद रक्त यो, ऐसे कुछ तो बताया कि रक्त का पित्त अगर बढ़ जाता है तो उससे स्वेद प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए ना, और वो उसमें बहुत ज्यादा गंदा स्मेल भी आता है। जबकि स्वेद है वो मेद धातु का मल है वहां पे, ऐसा बताएं। लेकिन वहां पे जब विकृति आ जाती है तो स्वेद से बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर लघु सूतशेखर रस और स्वर्ण माक्षिक भस्म मिक्स करके अगर खिला दिया जाए तो जो दुर्गंधी है वह ठीक हो जाती है। दुर्गंधी को दूर करने के लिए तो और भी उद्वर्तन वगैरह बताएं। आरगवदी अध्याय देखेंगे, चरक सूत्रसान सेकंड चैप्टर, उसमें बहुत सारे मेडिसिन बताएं, उसका उद्वर्तन करने से भी गंदा बदबू जो आ रहा है वह ठीक हो जाता है। स्वेद प्रवृत्ति अगर ज्यादा हो रही है तो सारिवा और अनंता, जिसको बोलते हैं अनंता, और उशीर का फांट, एक ग्लास गर्म पानी लीजिए, उसमें उशीर एक चम्मच डालिए और सारिवा एक चम्मच डालिए, मिक्स करके पेशेंट को पिला दीजिए, सुबह और शाम पिलाइए। तो स्वेद की जो दुर्गंधी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसी तरह से अगर ना लघु शेखर रस को स्वर्ण माक्षिक भस्म के साथ मिक्स करके एक एक रत्ती के मात्रा में, एक एक चुटकी के मात्रा में, जो कोहड़ा का रस जो रहता है, कोहड़ा मतलब येलो पंपकिन का रस होता है, उसका रस निकाल के उसके साथ अगर दे दिया जाए तो पेशेंट का जो अति स्वेद प्रवृत्ति है या स्वेद के साथ जो दुर्गंधी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से निद्रा नाश होती है। इंसोम्निया की कंडीशन वाले पेशेंट अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी क्या है, लॉकडाउन है, उतना काम धंधा है नहीं, लोगों को घर में रहना पड़ता है, और ज्यादातर तो घर घर में ही पूरा दिन निकल जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम है या कुछ ना कुछ है। तो पैटर्न जो लाइफस्टाइल है वो पूरा बिगड़ा हुआ है। रात रात भर लोग जागते हैं, उनको नींद नहीं आती है। अब रात रात भर जागेंगे तो पूरा बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। या ऐसे ही कंडीशन आती है जब ये निकालते हैं, गॉल ब्लैडर जो रिमूव कर दिया जाता है,
कोलेसिस्टेक्टोमी जब किया जाता है कि गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया है और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो सप्रेस करने के लिए एंटासिड वगैरह खाया जा रहा है, तो फिर ना बहुत ज़्यादा बॉडी में गर्मी लगने लगती है और उनको ना एसी और फैन तो चाहिए चाहिए, हर समय चाहिए। तो इस सारी कंडीशन को अगर बैलेंस करना है तो लघु शुष्क शक्कर रस का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत सेफ है, क्योंकि ये रसकल्प नहीं है, गैरिक है और फिर शुंठी है और पान का पत्ता है। तो जो लोगों को गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया है, उन लोगों को अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बॉडी में, और या फिर डायबिटिक पेशेंट उनको हाथ हस्त पादतल दाह हो रहा है, उन लोगों को भी लघु सूचेकर रस दे दिया जाए। किसी भी कंडीशन से अगर हस्त पाद दाह हो रहा है या फिर पूरा बॉडी में दाह हो रहा है, नेत्र में दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो इसमें लघु सूचेकर रस गुलकंद के साथ या आंवले के मुरब्बे के साथ, आंवला के स्वरस के साथ, चंदन आदि पानक, मतलब एक गिलास लीजिए, उसमें चंदन एक चम्मच डालिए, चंदन का पाउडर और मिश्री डाल के मिक्स करके पी लीजिए। तो ये चंदन के साथ, चंदन आदि पानक बोलते हैं, शरबत, शरबत और चंदन, ये सब अगर दे दिया जाए लघु चूचेकर के साथ, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हाथों पैरों में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि वीकनेस आ गई है, फिर आंखों में भी चक्कर जैसा आ रहा है, सिर में भी सिर घूम रहा है पित्त के वजह से। कभी कभी भ्रम ऐसा होता है कि हम घूम रहे हैं और दुनिया स्थिर है, दूसरा होता है कि दुनिया घूम रही है, हम स्थिर हैं। दोनों कंडीशन, एक वातज होता है, एक पित्तज होता है, शारंगधर संहिता में बताया। तो दोनों कंडीशन जो रहती है उसमें एक भ्रमहरि गण है, हमारे सर का फॉर्मूला है, वो मैं आप लोग को बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ लघु सूचेकर रस अगर दे दिया जाए तो भ्रम की कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हमको उठा दिया है, चक्कर ऐसा आ रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी का ग्रेविटी ही नहीं है, ऐसा उठा के फेंक दिया हमें, पूरा शरीर ऐसे बिना कंट्रोल का हो जाता है। उन सारी कंडीशन में भी लघु सूचेकर रस का प्रयोग कर दिया जाए, 100% फायदा होता है। उसी तरह से नाक से अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो नाक से खून आ रहा होता है, जिसको रक्त पित्त की कंडीशन बोलते हैं, तो उसमें भी रक्त पित्त बढ़ा है, पित्त की उष्णता बढ़ी है। पित्त और रक्त जो है वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटिवली एक दूसरे में मिक्स होके गुणता प्रमाणता बढ़े हुए हैं। ऐसे कंडीशन में भी अगर पित्ताधिक्यता बहुत ज्यादा है तो इसमें भी अगर लघु सूचेकर रस का प्रयोग कर दिया जाए तो पेशेंट का नाक से खून आना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसमें हम लोग बासा का कल्प दे सकते हैं, चंदन दे सकते हैं, बासा तो सर्वश्रेष्ठ है। वह अगर दुर्वा का स्वरस दे दिया पीने के लिए और नाक में ड्रॉप्स डाल दिया, या रक्तपित्त की कंडीशन है तो बर्फ को ठंडा करके, आइस क्यूब जो रहते हैं फ्रिज में, उसका ठंडा पानी नाक में डाल दीजिए, खून एकदम बंद हो जाएगा। लेकिन संप्राप्ति भंग करना है तो ऊर्ध्वाधर रक्तपित्त में हमें विरेचन करना है, अधोर रक्तपित्त में वमन कराना है, और फिर रक्तपित्त की चिकित्सा करनी है, जैसे रक्तपित्त कुलकंडन रस देना है, सूचशेखर रस, लघु सूचशेखर रस, फिर प्रवाल पंचामृत, फिर विरेचन, ये जो चिकित्सा है पित्त की वह सब करना है। उसी तरह से जब रक्त पित्त में खून निकलने लगता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और पूरा बॉडी में बर्निंग होने लगता है, अंग में दाह होने लगता है, ऐसा लगता है कि कितना भी फैन और एसी चलाए अंदर ही लगता है जैसे लाल मिर्ची पाउडर का काढ़ा पिला दिया है, मतलब उसका शरबत पिला दिया है लाल मिर्ची पाउडर का, इतना बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। तो यह सब में कभी कभी उल्टी होने लगती है और उल्टी होते होते ना खून आने लगता है, ऐसा कंडीशन होता है ऊर्ध्वाधर रक्तपित्त में। तो इसमें ना पेशेंट घबरा जाते हैं, उनके रिलेटिव की खून की उल्टी हो रही है, जबकि वो रक्त पित्त होता है। पित्त इतना ज्यादा प्रकोपित हो जाता है कि रक्त के जैसा रेड कलर का हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें फ्रेश ब्लड भी आ सकता है या पित्त भी आ सकता है, तो लघु सूचक रस दे दिया, पूरी तरह से फायदा हो जाता है। इसी तरह से यह दवाई जो है यह पित्त की अम्लता को ठीक करता है, एसिडिक पीएच लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको ये ठीक कर देता है, तीक्ष्णता को ठीक कर देता है, और स्तंभक भी है। गैरिक जो है ना वो कषाय रसात्मक रहता है, जहां पर भी क्लॉटिंग फैक्टर वीक हो रहा है, कम पड़ रहा है, वहां पर गैरिक जो है वह स्तंभन कर देता है, क्लॉटिंग फैक्टर को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, तो क्लॉट कर देता है। कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रहा है उसमें आप थोड़ा सा गैरिक डाल दीजिए, पूरी तरह से वो बंद कर देगा। तो और वो एक तरह से मिट्टी रहती है, गेरू की मिट्टी बोलते हैं, कषाय रसात्मक रहता है, पृथ्वी महाभूत प्रधान रहता है। किसी ने प्रश्न पूछा था कि गैरिक खाने से ये मृत भक्षण जन्य पांडु होता है क्या, एक प्रश्न आया था। ऐसा कभी भी नहीं होता। गैरिक जो रहता है वह नॉर्मल मिट्टी नहीं जो स्त्रोतोरोध करेगा, यह क्या करेगा, पित्त का शमन करेगा। और इसके साथ में हमने शुंठी डाला हुआ है, शुंठी जो है वो स्त्रोतस को खोल देता है, आम संचिति वगैरह खोल देता है। तो कभी भी गैरिक खाने से मृत भक्षण जन्य पांडु नहीं होता। नॉर्मल मिट्टी और गैरिक में अलग बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, गैरिक गैरिक होता है, और ये भी हम मेडिसिन के रूप में कम मात्रा में यूज कर रहे हैं। और उसमें भी रजत गैरिक होता है, अलग अलग गैरिक होते हैं, लेकिन हम लोग स्वर्ण गैरिक का यूज कर रहे हैं, वो भी शोधन किया हुआ गैरिक का यूज कर रहे हैं।
सस्ता आता है, बहुत अच्छा दवाई है। इसी तरह से शुंठी है वो पाचक है, आम का पचन करता है, अग्नि का दीपन करता है, पेट में जाके मीठा बन जाता है वह। फिर जो गैरिक है वह स्तंभक है, कहीं भी रक्त आ रहा है या पित्त आ रहा है उसको स्तंभित कर देता है, रोक देता है वहीं पे। और दूसरा है प्रसादक है, मतलब पित्त को अच्छी तरह से प्रसादक, उष्णता, तीक्ष्णता, अम्लता, द्रवता, इन सबको हटा देगा। जो पित्त में गंदगी है जैसे कोई गंदा बच्चा आया है, गंदा बच्चा ना कीचड़ में ऐसे डुबकी मार के आया है, तो उसको हम पानी डालते हैं और उसको साफ कर देते हैं साबुन वाबुन लगा के, तो एकदम क्लीन हो जाता है। इसी तरह से जो गैरिक है ना, इसका काम ही है ये पित्त को साफ कर देता है, फिर अच्छे पित्त, अच्छा क्वालिटी का पित्त का पित्त बनने लगता है शरीर में। इसीलिए ना ये जैसे गंदा बच्चा का एक करिए एग्जाम्पल, उसी तरह से पित्त को साफ कर, उष्णता, तीक्ष्णता, अम्लता, द्रवता, ये तीक्ष्णता, ये सबको पूरी तरह से ठीक कर देता है। और ये पित्त का शमन भी कर देता है, पित्त जो ज्यादा सिक्रेट हो रहा है उसको ये रोक देगा। उसी तरह से ये बल्य भी है, शरीर को ताकत दे देता है। फिर यह जो पित्त है ना, इसका काम जो रहता है, लघु सूचेकर रस का काम क्या होता है कि ये पित्त की तीक्ष्णता और अम्लत्व को कम कर देता है। अब आप लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि लघु सूचेकर रस कब देते हैं, सादा सूचेकर रस कब देते हैं और स्वर्ण सूचेकर कब देते हैं। तो जब पित्त की अम्लता को ठीक करना है, यह लीवर पे काम नहीं करता, लीवर को कुछ नहीं सुधारेगा, लीवर में जो पित्त निकल रहा है वो तो निकलते रहेगा। लीवर पे काम करके उसकी जो सिक्रीशन है उसको बैलेंस करना, वह काम कौन करता है, तो सुचेकर रस करता है, या फिर ये करता है आरोग्य वर्धनी जैसी दवाइयां करती हैं, उसमें जो घटक द्रव्य है पारा और गंधक से बनी है, तो वह लीवर का सिक्रीशन को बैलेंस करता है। यह लघु सूचेकर है, यह केवल अपना काम करेगा, इसको जो होमवर्क दिया जाएगा यह उसको काम करेगा। तो ये इसका होमवर्क क्या है कि पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता, फिर द्रवता, अम्लता, ये बड़ी, उसको ये बैलेंस करता है। लेकिन इसका डायरेक्ट एक्शन जो है वो लीवर पे नहीं होता। स्वर्ण सूचेकर है तो वो तो सबका बड़ा भाई है, लघु सूचेकर, सूचेकर सबका बड़ा भाई है, स्वर्ण डाला हुआ है तो वह क्या करता है कि लीवर का भी फंक्शन अच्छा करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है, और पित्त की अम्लता, तीक्ष्णता, उष्णता सबको ठीक कर देता है। लेकिन वह जितना बड़ा महंगा है, बड़ा भाई है तो महंगा भी है, छोटा भाई है वो तो अभी पढ़ रहा है, वह अपना काम कर देता है। हम लोग को घर में किसी को काम कराना होता है तो छोटे भाई को बोलते हैं कि तू आजा, तू काम कर ले, तो वो कितना अच्छा रहता है, छोटा भाई सबका दुलारा रहता है, प्यारा रहता है, प्यार भी करते हैं हम लोग और उससे काम भी करवा लेते हैं। उसी तरह से लघु सूचेकर सस्ता दवाई भी है और काम भी कर लेता है, तो हमें महंगी दवाई की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं होती है। इसी तरह से यह तीक्ष्णता और अम्लता को कम कर देता है। उसी तरह से दुष्य देखेंगे तो रक्त और रस इस पे काम करता है, रक्त धातु का प्रसादन करता है, रक्त का शोधन कर देता है, रक्त व स्रोतस में जो भी अशुद्धि है उसको बैलेंस कर देता है, शुद्धि को निकाल देता है, आम का पचन करता है, तो यह काम करता है। और अगर आप लोग पूछेंगे कि प्रवाल पंचामृत क्या काम करता है, तो प्रवाल पंचामृत क्षार है, क्षार द्रव्यों से बना है, तो एसिड लेवल को बैलेंस कर देता है। आदो क्लेद एति पश्चात विशोषयति, वो पहले क्लेदन क्लेदन करे बाद में सुखा देगा, तो वह क्या करता है एसिड लेवल को कम करता है, साम पित्त का पचन कर देता है, वह प्रवाल पंचामृत रहता है। सुधाकल्प का वही रोल रहता है कि वह साम पित्त पे, स आम, आम युक्त जो पित्त रहते हैं उस पे काम करते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो ये कामदुधा रस है, तो कामदुधा रस और लघु सूचेकर रस एक जैसे ही काम करते हैं। लघु सूचक सॉरी, कामदुधा रस में भी गैरिक भस्म डाला है और लघु सूचेकर में भी डाला है, लेकिन लघु सूचेकर जो है इसका एक मर्यादा है कि ये अग्नि दीपन कर देगा, आम का पचन कर देगा, सब करेगा। जो कामदुधा रस जो है ना, वो उसका कार्य पित्त को भी शमन करना है, और दूसरा पित्त के वजह से जो ये हुआ है त्वचा रक्त मांसलसिका, इसकी दृष्टियों की जो कुष्ठ रोग हो गया है, तो सोरियासिस जैसे कंडीशन जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, पित्त का मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट होके दोष और प्रकोपित होके दोष दूष्य समूर्छना होके आगे तक जा रहे हैं, मतलब स्त्रोतस की दृष्टि होके और व्याधि हो रही है, उसमें कामदुधा रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सोरियासिस का जो हमारा सर का फॉर्मूला है, सोरियासिस फॉर्मूला, उसमें कामदुधा डाला हुआ है, और कामदुधा आप लोग देखिए सोरियासिस के पेशेंट को तो ना बहुत अच्छा फायदा करता है। वह काम सुचेकर नहीं करेगा, लघु सुचेकर नहीं करेगा, स्वर्ण सुचेकर नहीं करेगा, वह कामदुधा ही करेगा। सबका अपना अपना महत्व रहता है। तो लघु सूचेकर रस का मर्यादा स्किन तक नहीं है, यह अपना केवल अम्ल पित्त का जो उष्णता, तीक्ष्णता, अम्लता, द्रवता, इसको ठीक करेगा। गंदा बच्चा को देगा, गंदा जो पित्त है उसको नहला धुला के साफ कर देगा, बैलेंस कर देगा, इसलिए इसका प्रयोग होता है। और इसके जो स्थान रहता है, ये कहाँ काम करता है, तो
आमाशय में काम करेगा, पक्वाशय में करेगा, रक्तवत स्रोतस में काम करेगा, सिर में काम करेगा, सिराओं का जो जाल है पूरा अपना, आर्टरीज और वेन्स है, उन पे ये काम करता है। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि लघु सूर्यशेखर रस है वो यकृत का शुद्धि करता है या यकृत का कार्य को प्राकृत कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ये मतलब इतना आगे है कि बीपी को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बीपी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बीपी को कंट्रोल करना है तो लघु सूर्यशेखर ही करेगा, सॉरी स्वर्ण सूर्यशेखर ही करेगा। बीपी को कंट्रोल नहीं तो स्वर्ण सूर्यशेखर ही करेगा। तो इसलिए और दूसरा क्या है कि सूर्यशेखर रस रस कल्प है, पारा और गंधक है, तो उसके साथ ज्यादा नियम रहते हैं कि ककराष्टक नहीं खाना, ज्यादा डोज में नहीं खाना। क्योंकि ना सूर्यशेखर रस अगर 20-20 गोलियां खा लिया तो इंटरनल हिमरेज होता है, क्योंकि उसमें धतूरा के बीज की भावना डाली है, तो वह ज्यादा दवाई नहीं खाना है, उसका नियम है। स्वर्ण सूर्यशेखर का भी कुछ नियम रहता है कि वह कम मात्रा में सब लिंगोली लेना होता है, वो लेते ही तुरंत ही बीपी को कंट्रोल कर देता है। हर मेडिसिन की अपनी अपनी मर्यादा है, तो इसलिए आप लोग स्वर्ण सूर्यशेखर लघु सूर्यशेखर रस को और स्वर्ण सूर्यशेखर रस को और सादा सूर्यशेखर रस को इसको एनालिसिस करिए, कौन सी मेडिसिन कहाँ पे कहाँ देनी है। अभी मैंने तो थेरोटिकल बता दिया, आप मेरे पास थोड़ा ना आके देख रहे हैं कि मैं पेशेंट को कैसे दे रहा हूँ। आप ना खुद देखिए या फिर अपने गुरु के पास जाइए, वहां देखिए कि प्रैक्टिकली कहाँ पर आपके गुरु जो है वो लघु सूर्यशेखर का यूज कर रहे हैं, कहाँ पर स्वर्ण सूर्यशेखर दे रहे हैं, कहाँ पर सादा सूर्यशेखर दे रहे हैं, कहाँ पर प्रवाल पंचामृत दे रहे हैं, कहाँ पर कामदुधा दे रहे हैं। यह प्रैक्टिकल नॉलेज तो पेशेंट को देख देख के ही सीखने को मिलता है। तो ये मैं एक थेरोटिकल बता रहा हूँ, तो कम से कम आप लोग विचार तो करेंगे कि इसके बारे में और पढ़ना है और सोचना है। जितना सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उतना और आप लोगों का ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैंने अपना लेक्चर बता दिया, 40 मिनट से मैं बोल ही रहा हूँ कंटिन्यू। अब मैं आप लोगों को नमस्ते प्रणाम करता हूँ, आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं आप लोगों को उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि सर जी कल बहुत व्यवधान आ रहा था, तो यहाँ पर बारिश हो रही थी सर जी, तो उसमें ना बारिश की वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था। अब इसमें पूछे हैं कि कल बहुत व्यवधान आ रहा था, कल मेरे प्रश्न उत्तर आपका मैं सुन नहीं पाया, स्वर्ण मालिनी वसंत का, बाद में रिकॉर्डिंग में भी वो उत्तर गायब हो गया। अब आप प्रश्न पूछे ना, मैं आपको दूंगा ना, आंसर दूंगा। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि दूध पापेश्वर की 2300 गोलियां 30 गोलियां आती हैं। हाँ, आपका बात सही है, दूध पापेश्वर का तो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा दवाई है। डॉक्टर आशा जी नमस्ते, आपको प्रणाम। डॉक्टर मिनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर अजय कांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि लघु सूचेकर बहुत बनाए हैं मैंने, 250 ग्राम 500 ग्राम के कैप्सूल बनाए हैं जो रोगी आसानी से उपयोग कर लेता है, चमत्कारी लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया आपने बताया, आपने खुद बनाया है, तो आप तो प्रेरणा दे रहे हैं सभी लोगों को कि आप लोग, हम सब लोग बनाएंगे अब लघु सूचेकर बना के और सबको देंगे हम लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोल रहे हैं कि सर इसे प्रवाल पंचामृत या फिर कामदुधा रस के साथ दिया जा सकता है क्या? 100% दिया जा सकता है, इसके साथ थोड़ा ना ऐसा है कि इसको नहीं दे सकते हैं। प्रवाल पंचामृत क्षारीय वनस्पति है, वह सामता को ठीक करता है, इसलिए प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करते हैं। साम पित्त पे काम करता है। कामदुधा रस है वो पित्त को भी ठीक करता है, और स्किन डिसऑर्डर्स रहते हैं या विसर्प रहता है या पित्त की वजह से और बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं जैसे हिपेटोमेगाली है, स्प्लिनोमेगाली है, उन पे बहुत ज्यादा और संप्राप्ति आगे गई है, दोष दुष्ट समूर्छना हुई है, उसमें कामदुधा रस देने से मतलब ये अनुभव से आता है कि उसमें फायदा करता है। लघु सूचेकर केवल हाइपर एसिडिटी की दवाई है, ये एसिड लेवल को ठीक कर देगा, और आम का पचन कर देगा, स्त्रोतस खोल देगा, पित्त का उष्णता तीक्ष्णता अम्लता ठीक कर देगा, बस इसका काम हो गया। ये बाकी आगे नहीं काम करता है, ये छोटा बच्चा है, लघु सूचेकर है, छोटा बच्चा छोटा ही काम करता है, इसीलिए। डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरिशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर आकांक्षा जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सर पोस्ट कोविड पेशेंट में जहां एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन रहता है बिना काज के, वहां यूज कैसे करें लघु सूचक का अनुपान। लघु सूचक का अनुपान तो ऐसे जरूरत नहीं है, अनुपान ये खुद ही कम कर देता है, लेकिन इसको एक एक गोली सुबह शाम दे दीजिए या 2 पीडी खाने के बाद दे दीजिए। और दूसरा अनुपान में आपको देना है तो दूध के साथ दे दीजिए, गुलकंद के साथ दे दीजिए, या आंवला का जूस, आंवला का मुरब्बा के साथ दे दीजिए। बहुत अच्छा फायदा करता है। जो पित्त शामक द्रव्य है अनुपान के रूप में वह दे दीजिए दूध के साथ, या चंदन आदि पानक या चीनी का शरबत होता है उसके साथ दे दीजिए। चीनी का शरबत या नींबू का शरबत के साथ भी देंगे ना लघु सूचक रस का बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर परेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए मुझसे, मैं आप लोगों को उत्तर दूंगा। डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं कि अ, बैद्यनाथ के लघु सुचेकर रस के सारे इंग्रेडिएंट सुचेकर रस वाले हैं। सर मैं बैद्यनाथ का यूज नहीं करता हूँ, मैं लेकिन सभी को सम्मान करता हूँ। वह क्या डालते हैं मुझे उतनी जानकारी नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पद्माकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं दोनों हाथ से प्रणाम नहीं बोल पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा करिएगा क्योंकि मुझे स्क्रॉल करना है। दिल से सभी को प्रणाम बोल रहा हूँ। डॉक्टर विवेक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता जी बहुत बढ़िया चीज बोल रही हैं, सूर्यशेखर रस और लघु सूर्यशेखर रस में आम निराम अवस्था में देने हैं क्या? बराबर। जब सूर्यशेखर रस जो है ना वो आमावस्था में भी देते हैं, निरामावस्था में भी देते हैं। लघु सूर्यशेखर जब देते हैं ना तो ये आम और निराम ये नहीं देखते हैं। लघु सूचक रस बस पित्त पे काम करता है, जिस तरह से एलोपैथी का एंटासिड काम करता है उस तरह से ये देखते हैं। ये आम को कितना हद तक पचाएगा इसका वो नहीं है, क्योंकि ये पचाता है, ये बराबर है, क्योंकि इसमें ये डाला है तांबुल का पत्र डाला हुआ है, उसका भावना डाला है, पत्र के स्वरस की भावना डाली है, शुंठी डाला है, ये आम को पचाएगा। ठीक है, तो फिर ये अपना काम करेगा लघु सूचक, लेकिन इसको थोड़ा दिन ज्यादा दिन तक देना पड़ता है लघु सूचेकर को। सूचेकर रस जो है वो फास्ट एक्टिंग है। सूचेकर रस का काम मैं बताता हूँ कैसा होता है कि जैसे दूध उबल रहा है तो दूध उबलते हुए आप लोग एक नींबू का रस डाल दीजिए तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। उसी तरह से सूचेकर रस दे दिया ना तो जब बहुत ज्यादा पित्त है, लघु नॉर्मल सूचेकर रस दिया ना, वो जैसे दूध फट जाता है उसी तरह से ये क्या करता है कि आम को पूरी तरह से पचा देता है, पित्त में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसलिए सूर्यशेखर रस का ज्यादा प्रचलन है, ज्यादा दिया जाता है। और लघु सूर्यशेखर का भी अपना महत्व है। आम और निराम अवस्था में तो दोनों दिया जाता है, दोनों अवस्था में दिया जाता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अपना अपना देने की कला रहती है कि कौन सा वैद्य कौन सा दवाई देना चाहता है। सूचेकर रस के साथ थोड़ा नियम पालना पड़ता है, उसमें तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है। ऐसा लघु सूचेकर के साथ नहीं है नियम, इसमें हम तेल मिर्ची मसाला भी खाएं तो कोई साइड, क्योंकि रसकल्प नहीं है इसमें, गैरिक है, शुंठी है और तांबुल पत्र का स्वरस है, तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सूचेकर रस के साथ अगर दे दिया, हाँ वो भी मैं बताता हूँ, सूचेकर रस के साथ अगर तेल मिर्ची मसाला बहुत खाया, लाल मिर्ची पाउडर बहुत डाल डाल के विदाई अन्न खाया तो स्किन में रैशेस आते हैं सूचेकर रस के उससे। बहुत ज्यादा अगर खाए तो, सबको नहीं आते, कुछ कुछ लोग को आते हैं। तो सूचेकर रस के साथ तेल मिर्ची मसाला खटाई ये सब बंद करते हैं, घी में बना के, और थोड़ा नियम से पालना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा पावरफुल दवाई है, रस कल्प है और उसमें धतूरा बीज की भावना है। तो हिसाब से आप लोग दीजिए और फिर चिकित्सा करिए। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीष जी नमस्ते प्रणाम आपको। जब मैं तो जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस में इस प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तब तक आप लोग को अपना अनुभव नहीं होगा। सत्यवान जी बोल रहे हैं पक्षाघात में नष्ट वाक शक्ति को पुनः प्राप्त कैसे हो, इसका कोई उपचार और सूत्र बताइए। उसमें नष्ट वाक शक्ति को ठीक करने के लिए पक्षाघाती तु सहस ने विरेचना में बताया ही है ना, वह करने से तो ठीक हो जाता है। और उसमें कल्याणक घृत है, कल्याणका अवलेह है, या फिर उसमें महाकल्याणक घृत, ब्राह्मी घृत, इसका नस्य वगैरह देते हैं तो वाक शक्ति आ जाती है। मेरे तो कोई भी पेशेंट को ऐसा नहीं हुआ कि वाक शक्ति नहीं आई, पूरा ठीक हो जाते हैं पेशेंट। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं कि स्वर्ण गैरिक को कैसे शुद्ध किया जाता है, उसके लिए मैं रस शास्त्र का कभी पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि शुद्ध गैरिक कैसे, ऐसे गोदुग्ध में शुद्ध किया जाता है। मैं असली में डिटेल में शुद्ध गैरिक पे भी एक बताऊंगा, गैरिक भस्म पे लेक्चर लूंगा, उसकी बहुत सारी विधियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सोनम जी बता रही है कि ताम्बूल पत्र स्वरस की भावना कितने आवर्स तक देना है जो
3 डेज करना है। तो ऐसा साधारणतः 8 घंटा तक किया जाता है। 8 घंटा तक देना है, जब तक वो भावना वाला द्रव्य है वो सूख ना जाए, पूरा मेडिसिन एब्जॉर्ब ना कर ले। तो 8 घंटा ऐसा नॉर्मली यहाँ पुणे में किया जाता है। आप आगे देखिए कि अगर आपने फैन लगा दिया और जल्दी जल्दी सुखा दिया, तो वह उसको भावना नहीं बोलेंगे। 1 घंटा में सुखा दिया तो वो नहीं भावना होगा। उसको घोटते जाना है ब्रेक कर करके। अगर आपसे अकेले नहीं होता तो दूसरे लोग को दीजिए, भावना देते जाना है, देते जाना है। तो सूख जाता है, जितना एब्जॉर्ब होगा उतना उसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं कि हाइपर एसिडिटी आफ्टर केमोथेरेपी में भी 100% इसमें काम करेगा। उसमें भी तो पित्त ही बड़ा है, वात पित्त कफ तो है ही ना। केमोथेरेपी हो या केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट हो, पित्त तो बढ़ा ही हुआ है। डॉक्टर प्रतिभा जी बोल रहे हैं कि नमस्ते सर, पेशेंट का पीरियड्स 20 डेज में अनजाने पर आ जाने पर क्या देना चाहिए। 20 डेज में अगर आ रहे हैं ना, तो उनका रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उसमें रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, ताप्या दिलाओ दीजिए, नवायस लाओ दीजिए, अलग अलग टाइम पे, एक ही साथ सब नहीं। फिर फल घृत दे दीजिए। फिर उसके बाद में गर्भाशय की शुद्धि करने के लिए देवदार वरिष्ठ, कार्पास मुलासव, दश मुलारिष्ट, ये दे दीजिए। गर्भाशय की शुद्धि करिए। और बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, हीट बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसलिए बार बार पीरियड्स आ रहे हैं। तो पित्त शामक चिकित्सा करने से पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। उसमें विरेचन दे दीजिए, वमन करा दीजिए, आप पैर में पायल पहनाइए। पायल जितना चांदी पहनेंगे ना उतना वो फायदा होगा। हमारे सर का एक रजत फॉर्मूला है, वह दे देंगे तो मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं। ये सारी चिकित्सा है। डॉक्टर कीर्ति जी बोल रही है कि हाइपर एसिडिटी में इसके साथ क्या देना है। हाइपर एसिडिटी में गुलकंद के साथ बताए ना, दूध के साथ, गुलकंद के साथ, और या फिर आप इसके साथ, बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है तो आइसक्रीम के साथ भी दिया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आइसक्रीम लेकिन बार बार नहीं देना है। आइसक्रीम देंगे तो अग्निमांद्य करेगा, ऐसा नहीं करना है। तो दूध के साथ दे सकते हैं, आंवले के मुरब्बा के साथ दे सकते हैं। डॉक्टर अनीश जी बोल रहे हैं ककराष्टक में क्या क्या होता है। तो यह आपका होमवर्क है, आप रस रत्न समुच्चय निकालिए, या फिर जो रस शास्त्र की बुक है उसमें ककराष्टक कौन सी 8 चीजें हैं वो आप निकाल के और सबको बताइए। डॉक्टर निशा जी थैंक यू आपका। डॉक्टर सत्यभान जी बोल रहे हैं कि अमर सुंदर वट्टी पे भी एक संभाषा दीजिए। जरूर मैं करूंगा, आपका मैं एडवाइस जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जरूर करूंगा। डॉक्टर उषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिमा जी बोल रहे हैं भस्मक रोग में क्या दें। भस्मक रोग की चिकित्सा ग्रहणी रोग में बताया है। उसमें जो भैंस का दूध है वो पिला दीजिए, उसमें तीक्ष्णाग्नि रहती है बहुत ज्यादा। उसमें लघु सूचेकर कुछ काम नहीं करेगा। उसमें क्या, लघु सूचेकर एक हद तक काम करेगा, तीक्ष्णाग्नि नहीं रहती है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, तो उसमें विरेचन चिकित्सा बताइए। उसमें शोधन करना पड़ता है, या फिर भैंस का दूध या हनी बी वैक्स वह देना है। बहुत हैवी जो मांसाहार है वह खाने को देना है, जिसमें भस्मक रोग जो रहता है उसका पित्त जो बढ़ा है वह बैलेंस हो जाता है। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी मराठी में बोल रही हैं कि खूप सुंदर कार्यकारण भाव सांगितले सर, थैंक यू। ये बोल रही हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्यकारण भाव बताया कि ये मेडिसिन क्यों काम करता है। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर शिवजीत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रभात जी बोल रहे हैं कि जिनको एंटीकोगुलेंट चल रहा है उनको दे सकते हैं। जरूर चल सकता है। ये गैरिक है ना, गैरिक एंटीकोगुलेंट जो चल रहा है उसका फंक्शन गैरिक जैसा ही होता है, बैलेंस मतलब उसी तरह से रहता है। आयुर्वेद की दवाई गैरिक का यूज करिए, लघु सूचेकर का यूज करिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। जो हीमोफीलिया के पेशेंट रहते हैं उनमें भी फायदा करता है। तीरक रक्तपित्त वाले होते हैं उनमें भी फायदा करता है। हिमेंजियोमा वगैरह हो रहे हैं उनमें बहुत अच्छा फायदा करता है। अब लघु सूचेकर का प्रयोग करिए, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर राकेश जी बोल रहे हैं हमने आपको ही गुरु माना है आयुर्वेद के संदर्भ में, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर श्रुति जी बोल रही हैं कि सर प्रेगनेंसी में पित्त इंक्रीज हो तो क्या देना है। पित्त में अब ये तो सेफ मेडिसिन है ना, गैरिक तो दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। गैरिक और शुंठी और ये तो बहुत अच्छा है। पान का पत्ता है तो पित्त इंक्रीज है तो दे सकते हैं, दूध के साथ दे दीजिए सुबह शाम, या फिर गुलकंद के साथ, या आंवले के रस, आंवले के मुरब्बा के साथ दे दीजिए, दुर्वा के स्वरस के साथ दीजिए, या शतावरी कल्प के साथ दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर शशिकांत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन मेरे को पकड़ नहीं पाएंगे। ये बोल रहे हैं शीत पित्त में कफ और पित्त दोनों को बैलेंस करने में मदद करेगा क्या। बिल्कुल भी नहीं करेगा। शीत पित्त में तो पित्त और कफ, पित्त और वात, शीत पित्त में, अच्छा ठीक है आप शीत पित्त बोल रहे हैं, दर्द नहीं बोल रहे हैं। पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए शीत पित्त में विरेचन चिकित्सा करना है। शीत पित्त में लघु सूचेकर का उतना फायदा नहीं होता है। उसमें शीत पित्त प्रभंजन रस, रसराज रस, और बृहद हरिद्राखंड, वह संप्राप्ति ही अलग है।
यह कोष्ठगत व्याधि में काम करता है। शीत पित्त शाखागत होती है, शाखागत और त्वचागत बीमारी होती है शीत पित्त। तो इसलिए आप मुझे पकड़ नहीं सकते। शाखागत व्याधि के लिए अलग मेडिसिन है, व्याधि प्रतिनिक अगर देखेंगे तो। शीत पित्त में अगर हाइपर एसिडिटी हो रही है तब अलग दवाई है, इसको ध्यान में रखिए। डॉक्टर संदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सर वमन होने के बाद में छोटे दाने हो गए एक पेशेंट को, उस पर दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं आप। दाने दाने हैं तो कामदूधा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। लघु सूचेकर दानों होने पे स्किन पे काम नहीं करते हैं। उसमें आरोग्यवर्धिनी देंगे तो अच्छा फायदा करेगा। आरोग्यवर्धिनी जो है वो यकृत का भी कार्य करता है, यकृत पे भी कार्य करता है, और कुष्ठ रोगाधिकार में बताया तो उसमें आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, फिर पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, अमृता गुगुल, ये सब काम करेगा। दाने दाने जो भी शाखागत है उसमें ये थोड़ी ना काम करेगा, कोष्ठगत में करेगा। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बता रहे हैं कि स्वर्ण मालिनी बसंत आप बता रहे थे 8 या 9 रुपए में मिलता है, वह कैसे मिलेगा ये बताइए। तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए ना, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग, जो वैद्य खुद बनाते हैं वह इस रेट पे दे सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं प्रेगनेंसी कैन इट गिवन 100%। विजू जी बोल रहे हैं कि सर क्रोध से पित्त दुष्टि होकर लिवर डैमेज होता है। हाँ होता है, हिस्ट्री से पता चलता है कि लिवर प्रॉब्लम में क्रोध का हेतु होता है। हाँ होता है, आपका 100% बात सही है, होता है वो। क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय से संबंध है, और रक्त व स्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो यकृत है। तो अगर क्रोध करेंगे तो पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो वह रक्त में जाएगा, रक्त फिर खराब होगा तो यकृत को दुष्ट करेगा। होता है ये बात। डॉक्टर संदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। सर ये एलर्जी में बहुत अच्छा काम किया है। सही बात है, आप एलर्जी में भी अच्छा काम करता है, लेकिन एलर्जी में आप केवल एलर्जी में लघु सूचक से ही काम नहीं होगा, उसके साथ में आपको कुछ और भी देना पड़ेगा। हर तरह की एलर्जी में काम नहीं करेगा, उसमें हमें शीत पित्त की कोई चिकित्सा देनी पड़ेगी। डॉक्टर वैशाली जी बोल रही हैं कि माइग्रेन में जो पित्त हेतु से हो तो लघु सूचेकर, कामदुदा, प्रवाल पंचामृत, चंद्रकला शंख क्या ज्यादा फायदा देगा? अब माइग्रेन में तो ये सभी दवाइयां काम करती हैं, अपना अपना रोल सबका है। पाकिस्तान पे अटैक करना है तो आप पूछेंगी तो तेजस विमान भी अच्छा काम कर सकता है, सुखोई भी कर सकता है, फिर उसके बाद में ये मिराज भी कर सकता है, राफेल भी कर सकता है, फिर जो बोफोर टैंक है वो भी कर सकता है। ऐसा फिर ये क्वेश्चन मत पूछिए, माइग्रेन में सब ये पित्त शामक सारे द्रव्य काम कर सकते हैं। शंख भस्म से भी फायदा होता है, कामदुदा। आप लोगों को ये देखना है कि माइग्रेन में आपको कौन सी अवस्था है, कि कौन सा मेडिसिन कब देना है। डॉक्टर उषा जी बोल रही हैं कि इन शीत पित्त लघु सूचेकर रस विद अदरक स्वरस विल हेल्प। जी, शीत पित्त में काम करेगा, लेकिन शीत पित्त में और भी दवाइयां देनी पड़ती है, केवल लघु सूचेकर रस से ही नहीं काम होगा। अदरक स्वरस से काम होता है ठीक है, लेकिन उसको फास्ट अगर काम करना है तो, और शुंठी तो डाला है, अदरक स्वरस डालने से शीत पित्त पूरी तरह से तो ना ठीक होता है, उसमें हमें सरसों का तेल लगाना ही पड़ता है। दर्द और ये शीत पित्त को ध्यान में रखे विरेचन कराना ही पड़ता है। आप उसका ध्यान में रख के फिर कर सकते हैं। अगर आपके पेशेंट को फायदा हो रहा है लघु सूचेकर में, तो संप्राप्ति उतनी ज्यादा नहीं लीन हो गई, बहुत ज्यादा डीप नहीं गई है, तो फायदा हो रहा है तो ठीक है ना, अच्छी बात है। डॉक्टर प्रिया नागडा जी, प्रेगनेंसी में दोनों सेफ है क्या? हाँ दे सकते हैं। डॉक्टर उमा रानी जी बोल रहे हैं कि शीत पित्त में फायदा होगा। सभी का शीत पित्त पे आ रहा है। शीत पित्त में दोष जो है वो कितने बढ़े हुए हैं, अगर थोड़े दोष बढ़े हैं, नया नया शीत पित्त है, उसमें लघु सूचेकर रस से फायदा होगा। अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया, बहुत ज्यादा पुराना है, तब ये लघु सूचेकर काम नहीं करेगा। डॉक्टर विष्णुप्रिया जी बोल रही हैं कि विष्णुप्रिया जी बोल रहे हैं कि कैन वी थिंक लघु सूचेकर रसायन रसमविद रसायन चिकित्सा बराबर, इसको दे सकते हैं रसायन चिकित्सा के रूप में। जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन हो के फिर गॉल ब्लैडर निकाल दिए, उनको कंटिन्यू लघु सूचेकर रस तो दिया जाता है, ताकि वो पित्त का प्रकोप ना हो और पित्त बैलेंस रहे। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लॉन्ग ड्यूरेशन में भी दे सकते हैं। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान जी बोल रहे हैं कि सर जी अभी ब्राह्मीकृत का नस्य महानारायण तिल दशमूल को का बस्ती दे रहा हूँ, रसराज एक गोली शहद के साथ दिन में 3 बार दे रहा हूँ, पहले से ठीक है, परंतु वाक शक्ति को लेकर चिंतित हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करिए तो मैं आपको अच्छे से और अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी ककराष्टक बताए हैं, देखिए इन्होंने होमवर्क भी कर लिया। ककराष्टक है कुष्मांड, कुष्मांड मतलब पेठा।
करकटी, कलिंग, कारवेलक मतलब करेला, फिर कलिंग मतलब ये बताए खरबूज, फिर कुसुम्बिका, कारकोटी, कालम्बिल, काकमाचिका, काकमाचिका एक साग होता है। ये सब जो 8 चीजें हैं इसका वर्ज्य करना है। डॉक्टर विष्णु प्रिया जी का क्वेश्चन है कि सर कुड यू प्लीज गिव डिटेल ऑन सुशेखरस एंड व्यथासंवित लघु सुशेखरस इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मैंने सुशेखरस बताया ना, उसमें आप देखिए ना। डॉक्टर प्रज्ञा पाटिल जी बोल रहे हैं आमवत पेशेंट में हाइपर एसिडिटी है, कामदुदा से रिलीफ नहीं है, आप लघु सुशेखरस दीजिए। आमवत के पेशेंट में आम है ना, सामता बहुत ज्यादा है, तो सुशेखरस दीजिए। कामदुदा से नहीं फायदा होगा, कामदुदा का उतना व्याप्ति नहीं है, वह उसके सामने छोटा बच्चा है। आपको ना आमवत में सुशेखरस देना पड़ेगा। डॉक्टर कुश साहू जी का प्रश्न है कि विबंध के साथ अम्लपित होने में क्या दें। उसमें विबंध है तो कॉन्स्टिपेशन निकालिए, आप पेट साफ करिए, तो आप त्रिवित लेहम दे दीजिए, एरंड तेल दे दीजिए, फिर दंती चूर्ण, दंती मूल, निशोत्तर चूर्ण, ऐसे विरेचन, अभ्यादि मोदक, या फिर एरंड हरित की, गंधर्व हरित की, ये सब दीजिए ना। इच्छा बेदी, नाराज रस, अश्वगंजु, पेट साफ करिए, विबंध ठीक होगा तो अम्लपित अपने आप ठीक हो जाएगा। अम्ल पेट साफ करने के बाद अग्नि को देख के संसर्जन क्रम कराइए तो अम्लपित तब ठीक होगा। या आरोग्यवर्धिनी वटी तो सबसे अच्छा विबंध और अम्लपित्त दोनों पे काम करता है। वो कुटकी डाला हुआ है तो वो विबंध को, मल का भेदन भी कर देता है और अम्लपित्त में भी काम करता है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सर वन ऑफ माई कोविड पेशेंट ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट इन हॉस्पिटल सिंस 1 month स्टार्टेड माई मेडिसिन yesterday which include त्रैलोक्य चिंतामणि प्रवाल पंचामृत started bleeding files she is also taking ecosprin and antihypertensive विच ड्रग इज बेस्ट टू ऐड इन दिस केस। केवल आपके ये बोलने से मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने कोविड पेशेंट है, ऑक्सीजन सपोर्ट है, और उनको आपने ये दे दिया और फिर क्या दवाई बताना है, ये मेरे को ऐसा नहीं समझ आया। आपको पूरा अच्छे से मुझे हिस्ट्री बताना पड़ेगा, तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। केवल ऐसा आयुर्वेद ऐसा फॉर्मूला है क्या कि ये इकोस्प्रिन नहीं चल रहा है तो इकोस्प्रिन के बदले ये दे दो, फीवर है तो क्रोसिन दे दो, पैरासिटामोल, ऐसा थोड़ी ना आयुर्वेद है। दोष दुष्ट समूर्चना देखना पड़ता है, और क्या कंडीशन है और बताइए मुझे डिटेल में। आयुष दर्पण की तरफ से बोला जा रहा है कि क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। इसके लिए एक ना आप ये करिए, गूगल फॉर्म आप मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं गूगल फॉर्म देता हूँ, वो भर के, और गूगल फॉर्म भर के आप लोग आयुर्वेद का क्लिनिकल ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे पीडीएफ ये सब आप लोगों को शेयर किया जा रहा है, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस और बढ़े, ज्ञान और बढ़ना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं प्लीज गाइड सर क्या। अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं कि कैन आई मैसेज यू ऑन व्हाट्सअप। हाँ जरूर करिए, मैं आपको नंबर देता हूँ। कुछ साहू जी बोल रहे हैं कि आरोग्यवर्धिनी वट्टी कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। एक मंडलम से आपको यह तो मालूम है इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 42 डेज तक देते हैं कोई भी रसकल्प, एक मंडलम सेविता ऐसा बोलते हैं, 42 डेज। विष्णु प्रिया जी का प्रश्न है कि सर विष्णु प्रिया, अब ये पुरुष है कि स्त्री है, मुझे ये कंफ्यूजन है। विष्णु प्रिया तो लक्ष्मी जी को बोलते हैं, तो आप या तो फीमेल डॉक्टर हैं, आपका मैं जानता नहीं हूँ, आप मैडम है कि सर हैं। सर विच कषाय प्रयोगम इज बेस्ट यील्ड रिजल्ट लघु सुशेखर रस। कषाय के लिए तो कषाय का तो जरूरत ही नहीं है, अगर आपको देने का इतना शौक चढ़ा है तो आप मधुर तिक्त कषाय रसात्मक जो भी द्रव्य, आप शतावरी का कषाय दे दीजिए, आंवले का कषाय दे दीजिए, या फिर आप मधुर रसात्मक जितने भी द्रव्य हैं, फिर तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, शीत वीर्यात्मक होने चाहिए, चंदन का कषाय दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर आरती जी बोलेंगे गूगल फॉर्म फुल है। ऐसा नहीं होता, गूगल फॉर्म फुल नहीं होता है। आप गूगल फॉर्म भरिए फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे बोलिए। हाँ अच्छा विष्णु प्रिया जी सॉरी मैं आपको समझ नहीं पाया। विनय मित्तल जी बोल रहे हैं 42 डेज दे के स्टॉप फॉर 7 डेज देन अगेन स्टार्ट इफ पेशेंट नीड। ठीक है बहुत बढ़िया। विष्णु प्रिया जी बोल रही है आई एम फीमेल सर। अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब मेरे को याद रहेगा ये चीज। अब गूगल फॉर्म देखिए, यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है, आप इसको भरिए, और क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोगों को 24 घंटे आप लोगों को हम लोग सपोर्ट करते हैं, आपके प्रैक्टिस में, आपको पढ़ने में कोई डाउट आ रहा है, क्योंकि इतना कोई भी दिल खोल के आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता होगा। मैं इतना चैलेंज करके बोल सकता हूँ, कोई अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहता। सबको डर लगता है कि अगर अरे ये सीख गया तो ये तो हमसे आगे पैसा कमाएगा, हमसे आगे बढ़ जाएगा, ऐसा सब लोग को डर लेता है। लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं है, आप लोग जितना आगे बढ़ेंगे तो फिर मेरे को मेरी रोटी भगवान ने दी है, पहले से निश्चित है कि मुझे कितना कमाए होगा, कितना मेरा जन्म है मृत्यु है सब दिया है।
मेरे ज्ञान बांटने से थोड़ी ना मेरा रोटी आप लोग छीन लेंगे, उल्टा आप लोग का रोटी और बढ़ेगा, आप लोग और ज्ञान देंगे। डॉक्टर विष्णुप्रिया जी बोल रहे हैं, थैंक फॉर योर वैल्यूबल बट प्लीज नॉट मोर हिंदी प्लीज, काइंड रिक्वेस्ट। मैं ना अभी इंग्लिश में भी लेक्चर लेने का सोच रहा हूँ। इंग्लिश में अब आप लोग जो जो आना चाहते हैं ना, हम लोग नेक्स्ट वीक से करेंगे। इंग्लिश में मेरे लेक्चर्स होंगे, और हम ये सूट शेकर रस ये सब इंग्लिश में बताएंगे। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। जो लोग साउथ इंडियन लोग हैं ना, उन लोगों के लिए हम इंग्लिश में अब करेंगे। अब मैं अपना नंबर दे दिया हूँ, आप लोग खुश रहिए, और ना आप लोग मुझे बोलिए कि ऐसा करिए वैसा करिए। जैसे किसी ने कहा कि इंग्लिश हिंदी ज़्यादा मत बोलिए, तो ठीक है मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, उसमें क्या है। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, 8:30 बजे मिलिए, हम लोग क्लिनिकल संभाषा में मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। नमस्ते, प्रणाम।